हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AWS डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप। तो अगर आप ऑलरेडी एक डेटा इंजीनियर हैं या फिर बिग डेटा डोमेन में आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने करियर को एक पुश देने के लिए एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो भी अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स है, चाहे वो AWS हो गया, चाहे वो अज्योर हो गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर GCP हो गया जो कि गूगल का है, वो हर एक प्रोफेशन के लिए, जैसे कि डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेवऑप्स के लिए और डेटा इंजीनियरिंग वगैरह के लिए एक सर्टिफिकेशन एग्जाम करवाता है। अगर आप वो सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपके करियर के लिए और आपके रेज्यूमे में एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में कि हम AWS का सर्टिफिकेशन, जो कि डेटा इंजीनियरिंग एज अ स्पेशलिटी, हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने AWS का ऑफिशियल जो डेटा इंजीनियरिंग का पेज है उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप अगर इस लिंक पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी डिटेल है एग्जाम के बारे में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जो भी मोटे मोटे डिटेल्स हैं, यानी कि जो गुड टू नो वाले डिटेल्स है, वो हम एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इस एग्जाम की कैटेगरी रहने वाली है वो एसोसिएट लेवल की रहने वाली है, यानी कि बिगिनर लेवल से एक ऊपर का लेवल। जो इसका ड्यूरेशन है वो एक 130 मिनट का होने वाला है, यानी कि तकरीबन 2 घंटे का। इस एग्जाम में आपके टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 65 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे। यानी कि आपको अलग अलग चॉइसेस दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ठीक होगा या फिर मल्टीपल रेस्पॉन्स भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे मात खा जाते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ हर एक क्वेश्चन में एक ही आंसर सही होगा, बट ऐसा नहीं है। जो भी उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, कुछ कुछ में मल्टीपल चॉइस में अगर वो है, तो जो भी ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से कोई एक सही होगा, और मल्टीपल रेस्पॉन्स अगर वो है तो एक से ज्यादा सही होंगे। इसका जो कॉस्ट है वो आपका करीब $150 आने वाला है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो रहने वाले हैं हमारे इंग्लिश, जापानीज, कोरियन और चाइनीज। तो यहाँ से आप अपना एग्जाम शेड्यूल वगैरह कर सकते हैं, आप रिव्यू गाइड ले सकते हैं, आप प्लानिंग देख सकते हैं कि मुझे कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे FAQs में आएंगे तो हु शुड टेक दिस एग्जाम का एक सेक्शन है, जहां पे कि ये बताता है कि आइडियल कैंडिडेट कौन होना चाहिए। अगर आपको 2 से 3 साल का डेटा साइंस में एक्सपीरियंस है और AWS पे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए ये एग्जाम क्रैक करना थोड़ा इजी हो सकता है, बट ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। अगर आप बिगिनर भी हैं और आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफी अच्छे से जानकारी है, तो आप इस एग्जाम को ट्राई कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि इसकी वैलिडिटी क्या रहती है, क्या ये लाइफ टाइम के लिए रहती है, या फिर हम इसको कुछ ये कुछ ड्यूरेशन के लिए ही रहता है सिर्फ। तो आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या रोड मैप हमारा रहना चाहिए। तो AWS डेटा इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है उसका कोड है DEAC01। ये मेजरली फोकस करता है आपका डिजाइनिंग, बिल्डिंग और मेंटेनिंग क्या डेटा पाइपलाइंस। ठीक है, यानी कि आपको AWS के जो सर्विसेज हैं उनको यूज करके आपको एक डेटा पाइपलाइन अगर क्रिएट करना हो, उसको मेंटेन करना हो और उसमें प्रोसेसिंग करनी हो, तो आप उसको किस तरह से एक अच्छे फॉर्मेट में कर सकते हैं, उसका ये पूरा का पूरा एग्जाम रहता है। मेजरली इसके 4 सेक्शंस होते हैं। तो इसका पहला सेक्शन रहता है डेटा इंजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अराउंड 34% होता है ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। जो कि हमने ऑलरेडी बात किया था कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम में वो 65 है। तो 65 का जो 34% अराउंड क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके डेटा इंजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रहेंगे, जिसमें कि आपके सर्विसेज इंक्लूडेड रहेंगे AWS ग्लू, AWS लेमडा और Amazon S3 जैसे सर्विसेज आपको यहाँ पे यूज करना पड़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूं तो ये एक ETL पाइपलाइन हम बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ई का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, T का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म और L का मतलब होता है लोड। यानी कि जो भी हमारा रॉ डेटा होगा वो एक सर्विस के थ्रू कुछ कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अलग अलग डेटा सोर्सेज या फिर एक सिंगल डेटा सोर्स में हम उसको स्टोर कर सकते हैं,
और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉर्ड है, उसको ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉर्ड को हम एक या तो डेटा वेयर हाउस या फिर किसी फाइल सिस्टम में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो रहता है डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट का। अब हमने ईटीएल पाइपलाइन तो क्रिएट कर लिया, हमने डेटा उठा भी लिया, हमने उसको ट्रांसफॉर्म भी कर लिया और हमने उसको कहीं पे लोड भी कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि वो लोड होने के बाद हम डेटा उसको डिलीट कर देंगे या फिर हम उसको सिर्फ कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों के लिए रखेंगे। उस डेटा को हम बहुत लंबे समय के लिए भी अपने अपने स्टोरेज में हम रख सकते हैं। तो उस डेटा को हम एफिशिएंटली कैसे स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हमारा कम से कम उसका चार्ज भी रहे और जब हमें जरूरत पड़े तो हम जल्दी से उस डेटा को एक्सेस भी कर सकें। तो उसके लिए फिर से हमारे पास बहुत अलग अलग सर्विसेज हैं AWS क्लाउड में, जैसे कि रेडशिफ्ट है, DynamoDB है और अगेन S3 है। अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स, जैसे कि अगर वो फाइल सिस्टम है तो हम AWS EFS में स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें एक ब्लॉक स्टोरेज चाहिए तो हम AWS EBS या फिर EC2 इंस्टेंस में कोई एक इंस्टेंस स्टोरेज क्रिएट करके हम उसको स्टोर कर सकते हैं। हम Amazon S3 यूज कर सकते हैं या फिर Amazon ग्लेशियर यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए, जो कि एक S3 का ही फॉर्म है। अब हमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे कि AWS डेटा कनेक्ट, AWS स्नोबॉल, Kinesis है, S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन है और स्टोरेज गेटवे है। अगर आपको इन सर्विसेज के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है तो आप AWS पे जाके इनके डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा डेटा ऑपरेशंस और सपोर्ट। तो 65 क्वेश्चंस में से 22% जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपका डेटा ऑपरेशंस और सपोर्ट के बारे में रहेगा। डेटा ऑपरेशंस का मतलब है कि जो हमारा डेटा पाइपलाइन ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अगर उसमें कोई इशू आता है तो हम उसको कैसे ट्रबल शूट या फिर उसको डीबग कर सकते हैं और उस पूरे डेटा पाइपलाइन को हम मॉनिटर कैसे करेंगे। तो उनके लिए भी फिर से हमारे पास बहुत अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे कि क्लाउड ट्रायल हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, स्टेप फंक्शंस हो गए और बहुत सर्विसेज ऐसे अवेलेबल हैं जो कि हमें शेड्यूलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए काम आ सकते हैं। फिर आ जाता है डेटा सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट कभी नहीं चाहेगा कि उसका डेटा लीक हो जाए या फिर उसका डेटा हैक हो जाए। तो डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा गवर्नेंस एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है आपका पूरा का पूरा जो डेटा पाइपलाइन है उसका इकोसिस्टम रेडी करने के लिए। अगेन, आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस 18% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके डेटा सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस में से होंगे। डेटा सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए हमारे पास फिर से बहुत अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे कि IAM रोल है, KMS है, लेक फॉर्मेशन है, जो कि हमें हेल्प करता है डेटा एक्सेस कंट्रोल्स देने के लिए, एनक्रिप्शन के लिए और डेटा लिनेज के लिए, और बाकी सारे जो भी हमारे कंप्लायंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करने के लिए। तो अब अगर आप बात करेंगे कि मुझे कौन कौन सी सर्विसेज पढ़नी चाहिए इस सर्टिफिकेशन के प्रिपरेशन के लिए, तो वो सारे सर्विसेज मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। ये एक बहुत ही लंबा लिस्ट है, आई नो काफी काफी सारे सर्विसेज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, बट अगर आपको ये सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है तो आपको इन सर्विसेज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो एनालिटिक्स के लिए जो सबसे पहली सर्विस है वो है EMR, जिसको कि हम बोलते हैं इलास्टिक मैप रिड्यूस। फिर है हमारा लेक फॉर्मेशन, रेडशिफ्ट, कैनेसिस, ग्लू, मैनेज सर्विस फॉर अपाचे काफका और ओपन सर्च सर्विस। तो ये सारे सर्विसेज हमारे एनालिटिक्स डोमेन से रिलेटेड हैं। फिर अगर हम बात करें तो AWS क्विकसाइट और AWS अथीना भी हमारा एनालिटिक्स डोमेन में रहता है। फिर अगर हम ऐप इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारा इवेंट ब्रिज, स्टेप फंक्शन, ऐप फ्लो, SNS जो कि हो जाता है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, SQS जो कि हो जाता है हमारा सिंपल क्यूइंग सर्विस, और मैनेज्ड वर्कफ्लो फॉर अपाचे एयरफ्लो। तो ऐप इंटीग्रेशन के जो भी हमारे सर्विसेज हैं हमें उनको अच्छा खासा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा।
फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, यानी कि हमारी जो क्लाउड या फिर जो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिलिंग है वो कम से कम रहे, तो उसको हम मैनेज करेंगे AWS बजट और AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर से। फिर आ जाते हैं हमारे कंप्यूट सर्विसेज, जिसमें कि आता है हमारा AWS EC2, AWS लैम्डा और AWS सर्वरलेस एप्लीकेशन रेपोजिटरी। फिर हमारे कंटेनर सर्विसेज आ जाते हैं, जहाँ पे कि हमारा आ जाता है इलास्टिक इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, इलास्टिक कंटेनर सर्विस और इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, यानी कि ECR, ECS और EKS। फिर हमारे डेटाबेसेस आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा AWS डॉक्यूमेंट DB रहता है, जो कि एक MongoDB का ही क्लोन है। हमारा AWS DynamoDB है, AWS की स्पेसेस है, जो कि कैसेंड्रा का क्लोन है, या फिर उसका एक मैनेज सर्विस भी हम उसको बोल सकते हैं। फिर आ जाता है AWS MemoryDB, जो कि रेडिस का एक मैनेज सर्विस है, AWS Neptune और AWS RDS। फिर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के लिए हम पढ़ सकते हैं AWS क्लाउड फॉर्मेशन, AWS क्लाउड ट्रायल, AWS वॉच, AWS कॉन्फिग, AWS मैनेज्ड ग्राफाना सर्विस, AWS सिस्टम मैनेजर और AWS वेल आर्किटेक्टेड टूल। नेटवर्किंग के लिए हमारे पास रहना चाहिए AWS क्राउड फ्रंट, AWS प्राइवेट लिंक, रूट 53 और VPC। सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के लिए, जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट अगेन है, इसके लिए हमारा IAM रोल, KMS, मैनिस, सीक्रेट मैनेजर, शील्ड और WAF। और स्टोरेज के लिए हमारा S3, EBS, EFS और AWS बैकअप आ जाता है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो कि हमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, उनके बारे में कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उनको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो सारी चीजें भी हमें समझनी पड़ेंगी। तो ये PDF मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ये PDF आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? अगर आप मेरे GitHub पे आएंगे, जिसका कि लिंक मैं ऑलरेडी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पे YouTube SQL रिसोर्सेज में आएंगे, तो यहाँ पे एक आपको PDF के फॉर्मेट में ये रिसोर्स मिल जाएगा। तो आपको अगर इससे कभी भी रेफर करना है या फिर इसको एक्सेस करना है तो ये आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। बाकी जो डेटा इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेशन है, जैसे कि अज्योर या फिर GCP का, आगे चल के मैं उनका भी आपको एक रोड मैप बना के दूंगा, जिससे कि आप अपने चाहिए क्लाउड का, चाहे वो AWS है, चाहे वो अज्योर है, चाहे वो GCP है, आप उसका सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और अपने करियर में उस चीज का लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।